ऑडिटर होता है वो इंटरनल ऑडिटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, मतलब उसके बेसिस पे वर्क नहीं कर सकता। तो ये किसी एक्ट के मतलब थ्रू कोई एक्ट के प्रोहिबिशन है या फिर मतलब एथिकली कोई ऐसा? नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन पढ़ेंगे हम 144, उसके अंदर उन्होंने प्रोहिबिट किया है। ओके मैम, ओके। ये सोनू ये सोनू पगलेट है। ये कौन बदतमीज है? रिमूव हो गया। कभी हमारे नाम से आ रहा है, पता नहीं कौन बार बार। यस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, लोग ज्वाइन कर लें। ओके, अच्छा, तो अब हम कहाँ पे थे? हम फर्स्ट एजीएम किया हमने 30 जून को। 30 जून को हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। सब्सीक्वेंट मतलब पहले के अलावा मैं जितने भी ऑडिटर अपॉइंट करूंगी। डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टरबेंस आ रहा है किसी को? नो मैम, थोड़ा सा अब नहीं आ रहा। ओके, सो 30 जून को जो मैंने बंदा अपॉइंट किया था, अब वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा? तो उसके लिए मैंने आपको पहले बात बताई, क्योंकि कंपनी ऑडिटर भी केवल कौन हो सकता है? सीए हो सकता है ना। कंपनी के हम यहाँ पे कौन सी ऑडिट कर रहे हैं? फाइनेंशियल ऑडिट ही करेंगे। तो कौन कर सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी है। तो एक सीए या तो इंडिविजुअली काम करेगा, इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेगा, या फिर वो किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म में रह करके प्रैक्टिस करेगा, या वो एज ए मेंबर एलएलपी के अंदर जाएगा। सीए, सीएमए, सीएस, ये जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कभी भी कंपनी फॉर्म करके काम नहीं करते हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्म कर लेने से हमारे पास से बहुत सारे राइट्स छिन जाते हैं, है ना, कि हम कंपनी ऑडिट नहीं कर सकते। नॉर्मली सीए कभी भी, सीए, सीएमए, कोई भी प्रोफेशनल कंपनी फॉर्म करते ही नहीं है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 139 मुझे क्या कहता है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल सीए को ऑडिटर अपॉइंट किया है, ठीक है, मतलब आपकी कंपनी ने केवल मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया, मैं इंडिविजुअली काम करती हूँ, आपने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो मैं आपकी कंपनी में मैक्सिमम 5 सालों के लिए ऑडिट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए, मैं ऑडिटर हमने अपॉइंट किया था कौन सी एजीएम में? फर्स्ट एजीएम में। तो सेकंड एजीएम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मेरे पास कौन सी एजीएम पे मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया? सिक्स्थ एजीएम पे मेरा टाइम पीरियड खत्म हो गया। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। जब मैंने मैम ये समझ नहीं आया, एक और बार बता दो। हाँ, एक और बार बता देती हूँ। मैं अपॉइंट हुई फर्स्ट एजीएम के अंदर, ठीक है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कितने साल के लिए आपके यहाँ पे काम कर सकती हूँ? 5 साल के लिए मैक्सिमम है। 5 साल के लिए मैक्सिमम आपके यहाँ पे काम कर सकती हूँ। फर्स्ट एजीएम के अंदर 5 साल जोड़ो, कौन सी एजीएम आएगी? 6th एजीएम। मतलब मैं लास्टली आपके यहाँ पे 6th एजीएम में अपना टेन्योर एंड कर दूंगी। तो मैं फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होंगी और 6th एजीएम में मेरा टेन्योर एंड हो जाएगा। अब बताइए, 6th एजीएम के अंदर मैंने कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया, क्योंकि आपको जाना ही पड़ेगा, आपके 5 साल पूरे हो गए, आपने मुझे हटा करके मिस्टर वाई को अपॉइंट किया है ना, वो भी एक इंडिविजुअल है। अब वो बताओ कितने सालों के लिए रहेगा आपके यहाँ पे? कौन सी एजीएम तक रहेगा?
मैम 6th एजीएम में चला जाएगा। 6 AGM में तो अपॉइंट हुआ है वो। 11th AGM में और 5 साल और 11th AGM के अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि 6th में तो हम अपॉइंट हुए हैं। तो अब 7th 8th 9th 10th एंड 11th है ना, ये कंटिन्यूअस 5 सालों के लिए वो रहेगा यहाँ पे और फिर वो चला जाएगा। अच्छा, चांदनी का एक डाउट आ रहा है मैम, ये कंटिन्यूअस पीरियड के लिए, हाँ, एक पर्सन कंटिन्यूअसली मैक्सिमम 5 सालों के लिए ही अपॉइंट हो सकता है। 5 साल बाद में आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। ये 5 साल कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ब्रेक दे दिया और बाद में ले लिया, है ना। 5 साल यहाँ पे जो हमें कहा है वो कंटिन्यूअस कहा है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ बाद में, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए इस पॉइंट को। यहाँ तक क्लियर? मैंने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, 6th AGM में अपॉइंट करूंगी, तो अब अगले 5 सालों के लिए वो मेरे यहाँ पे रहेंगे। तो 7th 8th 9th 10th 11th AGM में वो भी मेरे यहाँ से चला जाएगा। अब कंपनीज एक्ट मुझे क्या कहता है कि इंडिविजुअल बंदा 5 साल के लिए मैक्सिमम रह सकता है, फिर आपको हटना पड़ेगा। तो आप कितने टाइम के लिए हटेंगे उसे बोलते हैं कूलिंग पीरियड। उसे क्या बोलते हैं? कूलिंग पीरियड। यानी हम आपको एक कूलिंग पीरियड देंगे, कितने सालों का? 5 सालों का हम आपको कूलिंग पीरियड देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में वापस से हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं तो 5 साल का तो मुझे मिनिमम अब आपको ब्रेक देना पड़ेगा और उसके बाद में आप वापस से मेरी कंपनी के अंदर रीअपॉइंट होंगे। ठीक है, तो समझिए, फर्स्ट ऑडिटर था मिस्टर एक्स, सेकंड ऑडिटर हूं मैं और थर्ड है वाई, है ना। ठीक है, जो हमने अभी तक एग्जांपल लिया। फर्स्ट ऑडिटर मैंने अपॉइंट कर दिया था EGM के अंदर, वो रहा मेरे पास कब तक, मेरी कंपनी में कब तक रहा? फर्स्ट AGM तक। फर्स्ट AGM में मैंने उसको हटाया और किसको अपॉइंट कर दिया? स्वाति को अपॉइंट किया। अब स्वाति मेरे यहाँ कितने टाइम तक रहेगी? 6th AGM तक। 6th AGM, ठीक है। नहीं, AGM नंबर बताना मुझे, 5 years तो पता है अपने को। नाउ 6th AGM में मैंने उसे हटाया, तो अब वो उसको मैंने कितने टाइम का कूलिंग पीरियड दूंगी? 5 years का। 5 years का। ओके, नाउ 6th AGM के अंदर मैंने किसको अपॉइंट किया? नेक्स्ट ऑडिटर को, मिस्टर वाई को। नाउ मिस्टर वाई मेरे पास कितने, कौन सी AGM तक रहेंगे? 11th AGM तक। 11th AGM तक। अब 11th AGM में मैंने मिस्टर वाई को हटा दिया, तो क्या अब मैं स्वाति को वापस से रीअपॉइंट कर सकती हूँ? यस मैम। यस मैम आप कर सकते हो। क्योंकि अब मैंने उसको कूलिंग पीरियड दे दिया, तो मैं मिस्टर वाई को अब वापस से रीअपॉइंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 साल कंटिन्यूअसली मेरे यहाँ काम कर लिया, तो अब मुझे उन्हें कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा नेक्स्ट 5 years। तो अब मैं वापस से किसको रीअपॉइंट कर दूंगी? स्वाति को वापस से रीअपॉइंट कर सकती हूँ। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि स्वाति को ही करना है, आपकी इच्छा है तो आप मिस्टर ए को बुला करके भी अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर आपकी इच्छा है कि स्वाति को अपॉइंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, नाउ ये प्रोविजन क्यों डाला, ऐसा कूलिंग पीरियड क्यों दिया? ताकि हमें इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। हमने जब नॉर्मल ऑडिट पढ़ रहे थे, हमने कहा कि अगर कंपनी वालों को पता चल जाता है ना कि इसका ऑडिट एविडेंस लेने का तरीका क्या है, तो वो इजीली ऑडिट एविडेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ऑडिटर को अपना मैनर बदलते रहना चाहिए, ठीक है। या फिर सेकंड रीजन क्या हो सकता है कि ऑडिटर हर बार आपके यहाँ आता रहेगा, तो कभी ना कभी तो उसके आपके पर्सनल रिलेशंस बनी जाएंगे। हम बोलते कि भाई जिंदगी भर आप ही हमारी ऑडिट करते रहना, तो कभी ना कभी तो हमारा और आपका कांटेक्ट बनेगा और हमारी इंडिपेंडेंसी लूज हो जाएगी, है ना। आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट ने ये प्रोविजन डाला कि इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे, इसके लिए हम आपको क्या देंगे? कूलिंग पीरियड देंगे। क्लियर? समझ में आया? कूलिंग पीरियड है 5 सालों का। यस मैम, जो ये फर्स्ट ऑडिटर है, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा कूलिंग पीरियड? फर्स्ट ऑडिटर तो केवल 1 ही साल के लिए रह रहा है ना।
मैम अगर आपने बोला था ना, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अपन उसको वापस अपॉइंट करना चाहें, उसको वापस तो से फिर अपॉइंट अपन- करना चाहें तो वो वापस से अपॉइंट होगा, हाँ। बट उसका टेन्योर भी फर्स्ट एजीएम से ही स्टार्ट होगा। वो 1 साल जो होता है ना, वो 1 साल में कभी तो जरूरी नहीं है ना कि इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को ही हो जाएगा आपका। Yes, मैम। इनकॉर्पोरेशन तो कभी भी हो सकता है, इसलिए जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसको छोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर मैं मिस्टर एक्स को ही वापस से फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करूं तो भी उसका टेन्योर कितना रहेगा, 6th एजीएम तक उसका टेन्योर रहेगा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम छोड़ देते हैं। ओके मैम। मैम मतलब ये जो कूलिंग पीरियड है इसमें अपने उनके लिए जो कंटिन्यूस 5 इयर्स के ऑडिटर हैं, कंटिन्यूअस 5 साल होना जरूरी है। ओके मैम ऑडिटर को हम आप मैसेज में लिखिए, आपके गिटार बज रहे वॉइस में। मैम यस मैम बट प्रैक्टिकल लाइफ में मैंडेटरी है, मतलब 1% को अपन को 5 इयर्स रखना ही है एज अ ऑडिटर। कुछ हो बिल्कुल। सकता है प्रॉब्लम्स हो सकता है। नहीं, देखिए आगे एक एक्सेप्शन आएगा इस रूल का, वो हम कल पढ़ेंगे कि ये 5 साल एक छोटी सी कंपनी है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। कि मान लो मैंने कोई एकदम छोटे से टाउन के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, तो मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है कि इतने सारे सीए होंगे मेरे टाउन के अंदर कि मैं हर 5 साल में बदलती रहूं, है ना। तो उसका एक एक्सेप्शन है जो हम कल पढ़ेंगे। वहां पे हमें टर्नओवर, पेड अप कैपिटल करके लिमिट्स गिवन है। अगर आपकी कंपनी इन लिमिट्स से अबव जाती है तो ही ये 5 साल वाला रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आप जिंदगी भर के लिए एक ऑडिटर रख सकते हो अगर आपका टर्नओवर लेस देन दैट लिमिट है, पेड अप कैपिटल लेस देन दैट लिमिट है। तो मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑडिटर के काम से कंपनी सेटिस्फाइड ना हो और फिर मतलब तो मैंडेटरी बीच हो में- गया कि उसको रखना ही है। नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 5 साल हमने मैक्सिमम कहा है, बट कंपनी खुद चाहती है कि हम आपको 1 साल ही रखेंगे, तो वो 1 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट देगी, है ना। ये तो हमने बार बार क्या कहा, वर्ड मैक्सिमम 5 साल, मैक्सिमम 5 साल। बीच में ऑडिटर चाहे कि भाई तुम तो मुझे फोर्स कर रहे हो कि यही ओपिनियन दो, मैं तो छोड़ दूंगा, तो ऑब्वियसली आप छोड़ सकते हैं। कोई कंपल्जन नहीं हो गया कि 5 साल टिके ही रहना है ना। तो यहाँ पे मेरे पास में कंपनी के पास में रिमूवल का राइट जाता है और ना ही मेरे पास में रेजिग्नेशन का राइट जाता है। हम दोनों के पास में ये राइट्स है। मैम यस 6 ईयर का जो ऑडिट है वो कौन करेगा, एक्स या वाई? 6th ईयर का आपका ऑडिट करेगा एक्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो कर चुका है पहले वाला बंदा जो भी था, है ना। अब आपने उसे सेकंड ईयर से अपॉइंट किया, तो 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th इन 5 सालों की ऑडिट कौन करेगा? जो 2nd नंबर पे हमने ऑडिटर अपॉइंट किया था वो। ओके मैम। ओके मैम 5 इयर्स का गैप 11 को नेक्स्ट करेगा। यस वापस से एक जना बोलिए, सबकी वॉइस मिक्स हो गई। मैम 5 इयर्स का गैप एग्रीगेट भी हो सकता है क्या? एग्रीगेट भी हो सकता है मतलब? जैसे मैम मैंने ऑडिटर को 4 इयर्स तक रखा, फिर उसके 5 इयर्स रेगुलर होने वाले, तो मैंने उसको मतलब बोल दिया कि 1 साल आप ड्रॉप कर दीजिए, फिर वो नेक्स्ट 2 इयर्स बाद आ गया तो। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं आप। ये सबसे बड़ा लैकुना है जो रियल लाइफ में चलता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज दी है वो हमें ये कहा है कि अगर एक ऑडिटर ने कंटिन्यूअस 5 साल काम किया तो ही वो 5 साल के लिए उसको कूलिंग पीरियड देना है। बट जैसा आपने कहा कि मान लो आपने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एजीएम तक मैंने काम किया, 4th एजीएम में भी काम कर लिया ना, 4th ईयर में भी। नाउ आपने कहा कि यार अगर तुमने 5th ईयर भी काम कर लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हें नेक्स्ट 5 साल के लिए मुझे कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड का रास्ता निकालते हैं। ऑडिट आपको मुझसे ही करवानी है, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक सीए को जानती हूँ, उसको आप 1 साल के लिए अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो मेरे कंटिन्यूअस 5 साल होंगे नहीं, हम पे कंपनीज एक्ट फॉलो होगा नहीं, है ना। मतलब हम
कंपनीज एक्ट को कंप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कंटिन्यूअसली 5 साल का। इस बार मैं अपॉइंटमेंट नहीं लेती हूँ, आप क्या करो, मेरे फ्रेंड को अपॉइंट कर लो। अब 1 साल के लिए आपने मेरे फ्रेंड को अपॉइंट कर लिया, मेरे को तो बीच में हट गई, मैं 5 साल कंटिन्यूअस आपके यहाँ काम ही नहीं किए। अब नेक्स्ट ईयर आप वापस से मुझे अगले 4 सालों के लिए अपॉइंट कर लो। ये चीज हम हमेशा चलाते रहेंगे, बीच में 1-1 साल किसी और को अपॉइंट करते रहेंगे। तो ऐसा ये एक लैकुना है, तो इसका रियल लाइफ में फायदा उठाया जाता है। ओके मैम। मैम फिर तो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी ना जो ओपिनियंस होंगे, अगर अपन ऐसे बार-बार में। देखिए, इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना तो हमारे ऊपर है ना, हमें हमारा रेम्युनरेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदा लाइफ में मनी के बारे में ही सोचता है। हमें हमारा रेम्युनरेशन चाहिए, तो हम आपको वो तरीके बताएंगे कि जिससे लॉ भी कंप्लाई हो रहा हो और हमें भी नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। बट मैंने आपको कहा कि एक सीए को इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसके ऊपर आईसीएआई खुद एक्शन ले लेता है ना। इंडिपेंडेंसी थोड़ी बहुत खोएगी, है ना, हमारे थोड़े पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं या फिर कुछ भी, बट मेरे ऊपर एक लीगल प्रेशर है आईसीएआई का कि मुझे इंडिपेंडेंसी हमेशा मेंटेन करके चलनी है। अगर मैं आपके साथ फ्रॉड के अंदर मिल गई तो मुझे कितना सारा कंपेंसेशन वापस से रीपे करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंसी मेंटेन करना तो हमारी एक पहली शर्त ही है जो हम पे आईसीएआई ने डाली है। ये सारी चीजें तो दूसरे लॉज हमें और रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉज को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया उनके लैकुनास से, बट हम आईसीएआई को तो ब्रेक नहीं कर सकते ना। अगर हमने इंडिपेंडेंसी ही हमारी खो दी तो आईसीएआई हमसे हमारी सीए की डिग्री ले लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? ओके, यस मैम। नाउ अभी जो मैंने बातें करी वो सिर्फ मैंने एक इंडिविजुअल के लिए करी, मतलब आपकी कंपनी किसी एक इंडिविजुअल सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको हायर कर रही थी। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपकी कंपनी ने किसी पार्टनरशिप फर्म को, सीए पार्टनरशिप फर्म को हायर किया है ना, यानी कि मान लो ABCD 4 जने सीए हैं, चारों के पास सीओपी है, चारों ने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी थी। यस मैम, अकाउंट की क्लास में टाइम हो गया। यस मैम। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। हाँ 2 मिनट चलेगा, वैसे 5 मिनट बाद होती है। हाँ, तो अब आपने किसको हायर किया है? आप इंडिविजुअल को नहीं, एक फर्म को हायर कर रहे हो। तो एक फर्म आपके यहाँ पे 10 सालों के लिए काम कर सकती है, समझे? मतलब आपने फर्स्ट एजीएम में XYZ फर्म को हायर किया, तो अब वो 5 साल के लिए काम नहीं करेगी। उनका क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट ने कितना दिया कि वो आपके यहाँ पे 10 सालों के लिए काम कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एजीएम के बाद में आपने 10 साल ऐड किए, तो मतलब 11th एजीएम में। अब ये पार्टनरशिप फर्म को आपको कब हटाना पड़ेगा? 11th एजीएम के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। फिर उसे कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। कूलिंग पीरियड 5 साल का ही है, यानी 11th एजीएम में 5 साल जोड़े 16th एजीएम के अंदर आप उसे वापस से रीअपॉइंट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म में। इंडिविजुअल 5 साल के लिए ही अपॉइंट हो सकता है मैक्सिमम, और फर्म के अंदर मोर देन 1 पार्टनर्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 इयर्स के लिए वो हमारे पास में काम कर सकते हैं। और 10 साल बाद में उन्हें हमें कूलिंग पीरियड देना ही पड़ेगा। कूलिंग पीरियड दोनों के लिए सेम है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे फर्म है। कूलिंग पीरियड 5 साल है। 5 साल ब्रेक देने के बाद में हम वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। इसमें लेकिन मैम कंटिन्यू 10 इयर्स होने चाहिए। यस, कंटिन्यू 10 इयर्स होने चाहिए, तो ही आपको 5 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ओके, तो अपन ने आज क्या पढ़ा है? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर और सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, एजीएम में अपॉइंट करते हैं। कितना टाइम होगा? इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट कर रहे हो तो 5 साल, और फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो 10 साल के लिए वो आपके यहाँ पे काम कर सकता है। फर्म से अगर सीए को अपॉइंट करते हो 10 इयर्स तक रहेगा। हाँ, फर्म को अपॉइंट होती है ना, सीए फर्म अपॉइंट कर रहे हो तो वो 10 सालों तक काम कर सकती है आपके यहाँ पे।
मैम एक बार फर्स्ट ऑडिटर का एक बार समराइज कर दीजिए अदर देन गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट राइट जाता है उसके पास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। जिस दिन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। बट वो 30 दिन के अंदर फेल हो जाते हैं ऑडिटर अपॉइंट करने से। उनको कुछ भी काम था या फिर उनको प्रोविजन ही नहीं पता था, वो भूल गए। अब ये राइट किसके पास में चला जाएगा? ये राइट चला जाएगा शेयर होल्डर्स के पास में। 30 दिन खत्म होते ही 31st डे से ये राइट चला गया शेयर होल्डर्स के पास में। शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, क्योंकि वर्ड दिया है 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो 30 दिन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर था, तो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर उन्हें एक ईजीएम बुलाना है और ईजीएम के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसका टाइम कब तक रहता है? वो कब तक हमारी कंपनी का ऑडिटर बना रहेगा? जब तक हमारी फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट एजीएम के अंदर शेयर होल्डर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर देगा। ओके, यस मैम। क्लियर? चलिए, तो अब कल पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स के बारे में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, जो आपने रीड करने को बोला है नोट से, वो एक बार नोट्स अभी नोट्स में से नहीं, आज नोट्स में से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नोट्स, इस चैप्टर के नोट्स आपके स्टार्ट होंगे 4 to 5 डेज बाद में, उस दिन आपको पढ़ना है, क्योंकि जो सेक्शन 139 है वो बहुत बड़ा है और जब सारे प्रोविजंस पढ़ लोगे तभी नोट्स को कवर कर पाओगे। तो आज नोट्स नहीं पढ़ने, आज सिर्फ रिवाइज करना जो मैंने पढ़ाया है। चाहिए मैम, यस अनुज, पीडीएफ सेंड कर दीजिए। हाँ PDF सेंड कर दूंगी मैं। ओके।